नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। भारत 30 दिन का लॉकडाउन पूरा करने वाला है। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 21,700 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 1,229 नए केस सामने आए हैं और 34 लोगों की जान आज इस वायरस ने ले ली है। अब तक 686 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 83 मौत हो चुकी हैं। सिर्फ इंदौर की बात करें तो इस शहर में 53 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली से बहुत डराने वाली खबर आ रही है। जहांगीरपुरी में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उधर मुंबई में हालत दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक है। धारावी में 214 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इस झुग्गी झोपड़ी में 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिचुएशन डरावनी है, आंकड़े बहुत डराते हैं। यकीन मानिए, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यह संख्या बहुत बहुत ज्यादा होती। बस 10 दिन बाद 3 मई आने वाली है। क्या लॉकडाउन फिर बढ़ाया जाएगा? इस पर प्रधानमंत्री ने चर्चा शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा लगेगा कितनी जान बचाई गई है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सब वासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। 22 मार्च की तारीख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द, जब भारत में जनता कर्फ्यू लगा, यहां से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का शंखनाद हुआ। ऐलान जंग खुद प्रधानमंत्री ने किया। 30 दिन पूरे हो गए और लॉकडाउन पर मंथली रिपोर्ट आ गई। आज 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि 30 दिन घर बैठने पर कितनी जान बचाई। 30 दिन के लॉकडाउन से कोरोना को हराने से कितने कदम दूर है देश। यानी 30 दिन पहले हम कहां थे, आज कहां पहुंचे और नेक्स्ट प्लान क्या है। इसे समझने के लिए हमने लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री की मंथली रिपोर्ट को 3 तरह से डिकोड किया। लॉकडाउन से कितनी जान बचाई, लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ, लॉकडाउन के आगे की रणनीति। लॉकडाउन की मंथली रिपोर्ट की प्रस्तावना और पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री की फिलॉसफी को समझना होगा। आपको देखना होगा कि जो रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई और अपनाई, वो प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बना सके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नहीं बना सके, इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते नहीं बना सके, यहां तक कि फ्रांस और जर्मनी नहीं बना सका। लॉकडाउन के मंथली रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मोदी का मंत्र यही है कि जान बचाई जाए और लोगों को ठीक किया जाए। मोदी का मंत्र नंबर 1, लॉकडाउन से कोरोना की चेन को ब्रेक करना, यानी ट्रांसमिशन को कट करना, वायरस स्प्रेड पर ब्रेक लगाना, मरीजों के डबल होने के ग्राफ की स्पीड को स्लो करना। मोदी का मंत्र नंबर 2, लॉकडाउन में सभी मरीजों की टेस्टिंग करना और टेस्टिंग बढ़ाने की कैपेसिटी पर फोकस करना। मोदी का मंत्र नंबर 3, लॉकडाउन के टाइम का बखूबी इस्तेमाल करना, आगे का पूरा फॉरवर्ड प्लान बनाना, वर्स्ट सिचुएशन का प्लान बनाना। लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री के मंथली रिपोर्ट कार्ड के नंबर आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे कि कोरोना की करंट सिचुएशन कंट्रोल में है। इसकी क्लियर पिक्चर तभी आप देख पाएंगे जब 30 दिन के लॉकडाउन का कंपैरिजन टेस्ट में सामने आ रहे पॉजिटिव केस का करें। 30 दिन के रिपोर्ट कार्ड में आप इस ग्राफ को देखिए। आपको समझ में आएगा कि जहां हम 30 दिन पहले थे, आज भी वहीं हैं। यानी अमेरिका जैसे मुल्क के मुकाबले भारत में कोरोना के फैलने का ग्राफ बहुत कंट्रोल में है। लॉकडाउन में मंथली रिपोर्ट में सबसे बड़ी कामयाबी यही है। सरल शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 23 मार्च तक देश में 14,915 टेस्ट किए थे, जिसमें सिर्फ 499 लोग पॉजिटिव आए थे। यानी करीब 4.5% लोग ही टेस्ट में पॉजिटिव आए, जबकि 95.5% लोग नेगेटिव। 1 महीने बाद यानी 22 अप्रैल तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव केस की संख्या 20,471 है। टेस्ट के अनुपात में यह आंकड़ा भी करीब 4.5% ही है। आज भी 99.5% लोग टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं। यानी कोरोना के संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगी हुई है, ये कंट्रोल में है।
वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती। ये वही रास्ता है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। भारत में 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव केस का अनुपात स्टेबल है। बार बार प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। खुद प्रधानमंत्री होम मेड मास्क लगाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। प्रधानमंत्री का यही मंत्र, प्रधानमंत्री की इसी रणनीति का पॉजिटिव रिजल्ट लॉकडाउन की मंथली रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे मुल्कों के मुकाबले भारत की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। टेस्टिंग की रणनीति से लेकर ट्रीटमेंट की। 22 अप्रैल तक भारत में 5 लाख टेस्ट हुए हैं। 5 लाख टेस्ट में पॉजिटिव केस सिर्फ 20,000 निकले। अगर हम टेस्ट और पॉजिटिव केस की तुलना अमेरिका से करें तो अमेरिका ने 26 मार्च तक 5 लाख टेस्ट किए और 5 लाख टेस्ट में पॉजिटिव केस 80,000 मिले। यानी 5 लाख टेस्ट सैंपल में भारत से 60,000 ज्यादा केस अमेरिका में थे। इटली में 31 मार्च का टेस्ट का ग्राफ 5 लाख तक पहुंचा और 5 लाख में पॉजिटिव केस निकले करीब 1 लाख। यह आंकड़ा भी भारत के मुकाबले 80,000 ज्यादा है। वहीं ब्रिटेन में 20 अप्रैल तक 5 लाख टेस्ट किए गए और पॉजिटिव केस का ग्राफ 1,20,000 तक पहुंच गया। यानी भारत से 1 लाख ज्यादा मरीज ब्रिटेन में पॉजिटिव मिले। वहीं टर्की में 16 अप्रैल तक 5 लाख टेस्ट किए गए और उसमें 80,000 लोग पॉजिटिव मिले। यह आंकड़ा भारत के मुकाबले 60,000 ज्यादा है। लॉकडाउन का यह मंथली रिपोर्ट कार्ड 30 दिन के कोरोना युद्ध की पूरी कहानी है। अच्छी बात यह है कि प्रोएक्टिव स्टेप से कोरोना कंट्रोल में है। कोरोना से लड़ाई में भारत बड़े बड़े मुल्कों से अच्छी पोजीशन में है और यह हुआ है तो प्रधानमंत्री के हार्ड वर्क से। लोगों की टेस्टिंग पर फोकस किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर टारगेट किया, चैलेंज के हिसाब से रणनीति बदली, सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री की लाइन एकदम क्लियर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है जान भी और जहान भी। इसी मंत्र पर प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का गोल सेट किया। पहला गोल, लोगों को हॉस्पिटल ना आना पड़े, यानी कोरोना से 130 करोड़ को बचाना।
रणनीति बनाई, सोशल डिस्टेंसिंग, डिसिप्लिन, टेकिंग केयर यानी बुजुर्ग और बच्चे जिन पर संक्रमण का खतरा था। प्रधानमंत्री ने जब रणनीति बनाई तो इसका भी ख्याल रखा कि अगर कोई संक्रमित हुआ तो उसके लिए भी 3 पॉइंट का प्लान बनाया। पहला पॉइंट मरीज का टेस्ट, दूसरा पॉइंट मरीज का क्योर, तीसरा पॉइंट जान एश्योर करना। 3 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री फॉरवर्ड प्लानिंग में जुटे रहे। कोरोना का प्लान ए, बी, सी तैयार किया, यानी कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी पूरी तैयारी है। यानी आगे की लड़ाई में किसी भी हालात से निपट सकता है देश। प्रधानमंत्री की फिलॉसफी यही है, जान बचाना, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल सुविधाएं, यानी हॉस्पिटल, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन। देश में सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए 3,773 हॉस्पिटल फैसिलिटी मौजूद है। कोरोना के क्रिटिकल केस के मरीजों के लिए 1,94,026 आइसोलेटेड बेड हैं, जबकि कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए 1,66,960 आइसोलेटेड बेड तैयार हैं। वहीं 24,644 आईसीयू बेड कोरोना के मरीजों के लिए देश में है। तो सिर्फ कोविड हॉस्पिटल में खास तौर पर 12,337 वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है। ये तैयारी आंकड़े आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों बार बार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही कोरोना को हराने के लिए भारत का सबसे बड़ा हथियार है। बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। लॉकडाउन का मंथली रिपोर्ट कार्ड कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री की रणनीति का, प्रधानमंत्री के होमवर्क का और मजबूत लीडरशिप का सबूत है, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों से आने वाली खबरें बहुत भयानक हैं। और इस वक्त कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में कोरोना केसेस 26,67,000 पार कर गए हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,86,000 पार कर गई है। दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग के बीच कोरोना को लेकर बातचीत हुई। सिंगापुर में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड लीडर्स लगातार नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया के तमाम देशों की सबसे ज्यादा मदद भारत ही कर रहा है। लॉकडाउन में पूरी दुनिया के एयरपोर्ट बंद हैं। ऐसे में अगर आपको आसमान में कोई प्लेन नजर आता है तो समझ जाइए कि यह उड़ान दुनिया के किसी कोने में किसी की मदद के लिए है। जब यह फ्लाइट दूसरे देशों में लैंड करती है तो उस मुल्क का हर एक शख्स थैंक यू इंडिया बोलता है। भारत 32 देशों में 28 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन और 13 लाख पैरासीटामोल टैबलेट बतौर मदद भेज रहा है। जब कोरोना वायरस ने भारतीय उपमहाद्वीप में दस्तक दी थी, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया था कि इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सार्क देशों की मीटिंग बुलाई, उनसे वादा किया कोरोना की जंग में वो अकेले नहीं है। भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सबसे पहले मदद सार्क देशों की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को 5 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन और 1 लाख पैरासीटामोल टैबलेट दी। इसके अलावा 75 मीट्रिक टन गेहूं भी बतौर मदद दे रहा है। नेपाल को 23 टन जरूरी दवा की सप्लाई दी। श्रीलंका को 13 टन दवाई दी। इसके अलावा 3.4 टन दवाइयां सेशल्स को, 12.6 टन मेडिसिन मॉरिशस को भी दी। ईरान को कई मीट्रिक टन अनाज दिया।
एयर इंडिया का यह प्लेन सेशल्स की धरती पर जब पहुंचा तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तस्वीरें डोमिनिकन रिपब्लिक की हैं, जहां पर भारत ने मेडिकल मदद भेजी। इन पैकेट्स पर लिखा है, गिफ्ट फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक इन दिस आवर ऑफ नीड। यानी भारत और भारतीयों की तरफ से यह मदद है। जब गिफ्ट शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है भारत ऐसे वक्त में मेडिकल बिजनेस नहीं कर रहा, बल्कि ये सच्चे दिल से मदद है। ऐसी तस्वीर ओमान से, कुवैत से देखिए, जहां पर कोरोना से मदद के लिए भारत की रैपिड रिस्पांस टीम पहुंची। कोरोना ग्रहण से विकसित देश भी नहीं बच पाए हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, स्पेन हो या फिर फ्रांस। कोरोना ने हर जगह कोहराम मचाया है। अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है, विश्व की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास है, लेकिन कोरोना ने कैसे अमेरिका को झुका दिया है वो देखिए। अमेरिका में 8.5 लाख कोरोना पॉजिटिव हैं और 47,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में 2 लाख से ज्यादा केस और 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई। इटली में 1,80,000 से ज्यादा केस और 25,000 मौत। ब्रिटेन में 1,30,000 से ज्यादा कोरोना केस और 18,000 से ज्यादा जान गई। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फ्रंट पर नजर बनाए हुए हैं। एक एक डेवलपमेंट को पीएम मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अलग अलग देशों के हेड से भी बात कर रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने किस देश के नेता से 1-to-1 बात की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में टेलीफोनिक बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कोरोना पर चर्चा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात हुई। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने मोदी को फोन किया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से कोरोना पर चर्चा हुई। कोरोना को लेकर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की थी। कोरोना वायरस से निपटने में दवाओं की कमी पर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने बात की थी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री से भी बात हुई। भारत में रूस, अमेरिका, यूरोप देशों के कई नागरिक फंसे हुए थे। इन सभी लोगों को भारत ने पूरे सम्मान के साथ उनके देशों में पहुंचाया। इसके अलावा अमेरिका, स्पेन, जर्मनी समेत कई यूरोपियन देशों में मेडिकल मदद दी जा रही है, जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। ये वीडियो देखिए, अभी अभी एक बच्चे ने जन्म लिया है। मां अपने बच्चे को देखना चाहती है, लेकिन कोरोना का खतरा मां बच्चे किसी को ना हो, इसलिए देखिए कैसे डॉक्टर्स ने पूरा प्रिकॉशन लिया है। ये तस्वीरें इजराइल की हैं। इजराइल में 14,500 से ज्यादा कोरोना केस हैं और 200 के करीब लोगों की मौत हुई है। भारत और इजराइल कोरोना की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोरोना वायरस ने विश्व को यह एहसास दिला दिया है, पैसों और हथियार की दौड़ में इंसानी जिंदगी बहुत पीछे छूट गई है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया सिर्फ मुनाफे और मार्केट के पीछे भाग रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने मनी सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की नई परिभाषा लिखने का फैसला किया है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व मानवता का हो। इसके लिए हर एक देश को अपने साथ जोड़ भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बाकी देशों के बीच जो सबसे अहम बात हुई वो थी कोरोना काल के बाद दुनिया को कैसा होना चाहिए। मोदी ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को अब इंसानियत केंद्रित बनाना होगा, जिसके लिए कई देश पूरी तरह से तैयार हैं। मुश्किल वक्त में हर एक दोस्त ज्यादा जरूरी होता है, इसका एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को करा दिया है। पूरा विश्व आज भारत की सराहना कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त ज्यादातर देश सिर्फ अपना हित देख रहे हैं, हिंदुस्तान बिना स्वार्थ के हर किसी की मदद कर रहा है। और अभी अभी चीन को एक्सपोज करने वाली एक स्टडी सामने आई है। हांगकांग के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में दावा किया है कि चीन में कोरोना वायरस की पहली लहर में संक्रमण का आंकड़ा 2,32,000 से ज्यादा हो सकता है। यह संख्या आधिकारिक आंकड़े से 4 गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ चीन में कोरोना पार्ट 2 का विस्फोट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के उत्तरी शहरों में अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। अब चीन का हार्बिन शहर कोरोना वायरस का केंद्र बनता जा रहा है। फिलहाल इस शहर को सील कर दिया गया है। मतलब साफ है, चीन पहले दिन से झूठ बोल रहा है और यह चाइनीज स्कैंडल यहीं खत्म नहीं होता। आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, वो भी सबूतों के साथ। कोरोना काल में चाइनीज रैपिड टेस्ट से तौबा करने में ही भलाई है। चाइनीज टेस्ट किट से भी जितना दूर रहें उतना बेहतर है। चाइनीज मास्क भी कोरोना से नहीं बचा सकते और चाइनीज पीपीई इस बात की गारंटी नहीं देगी कि हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। कुछ समय पहले चीन पर आरोप लग रहे थे कि उसने बेहद ही घटिया पीपीई किट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजी है।
यूरोपीय देशों सहित कई जगहों पर चीन ने इतने घटिया पीपीई किट्स भेजी जिन्हें पहना ही नहीं जा सकता, क्योंकि चाइनीज पीपीई किट्स पहनने के साथ ही फटते जा रहे थे। मास्क के नाम पर भी चीन ने शर्मनाक हरकत की और अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को अंडरवेयर से बने मास्क भेज दिए थे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चाइना ने चूना लगा दिया, N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चाइना ने चूना लगा दिया, N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। सिंध हुकूमत ने भी बगैर देखे मास्क कतर अस्पताल पहुंचा दिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मास्क को मजाक करार दे दिया। स्पंज मास्क में कोरोना वायरस को रोकने की सलाहियत मौजूद नहीं। फुटेज में दिखाया जा सकता है अंडरगारमेंट से बने मास्क मजाक बनकर रह गए। और भारत के साथ भी उसने ऐसा ही भद्दा मजाक किया। भारत ने चीन पर भरोसा किया और रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगा ली, लेकिन कई राज्यों ने टेस्टिंग किट में गड़बड़ी की शिकायत की, जिसके बाद आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिन की रोक लगा दी। और इस मामले में अपडेट यह है कि चीन से आए खराब किट का ऑर्डर रद्द किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को फिलहाल आईसीएमआर के रिपोर्ट का इंतजार है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी, क्योंकि चीन से आए टेस्ट किट्स डिफेक्टेड थे। उनमें 5% से लेकर 70% तक की गलतियां थी। चाइनीज किट्स ना तो मानकों पर खरे उतरे और ना ही उनकी क्वालिटी ही अच्छी थी। खराब पीपीई किट पर बवाल के बाद चीन ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि यह मामला गंभीर है और वो भारत की पूरी मदद करेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई चीन का भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त भारत सहित पूरी दुनिया में चीन के पीपीई किट्स पर बहस छिड़ गई है। उस पर आरोप लग रहे हैं कि दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में कोरोना का जहर फैलाने के बाद चीन अब डिफेक्टेड किट्स की बदौलत अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहा है। चीन को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया और वर्ल्ड मीडिया में गुस्से का माहौल है। अमेरिका कह रहा है कि चीन ने पहले कोरोना फैलाया और अब कोरोना का सच दुनिया से छिपा है। हमें ऐसा लगता है कि चीन की सरकार ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के बारे में सही समय पर किसी को नहीं बताया और न ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोई सूचना दी। एक अमेरिकी राज्य तो ऐसा भी है जिसने चीन पर मुकदमा करने का फैसला कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये लंबे समय तक टिकने के लिए आया है। खुद WHO के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि WHO ने चीन से हाथ मिला लिया। Almost 2.5 पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के 29 लाख केस WHO को रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर देश अभी भी इस महामारी के शुरुआती दौर में हैं और जिन देशों को कोरोना ने शुरुआत में सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उन देशों में अब यह वायरस एक बार फिर फैलने लगा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। यह वायरस हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। यह वायरस अभी भी बहुत खतरनाक है। यह महामारी एक नए सिरे से कई देशों पर हमला कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं। Eastern Europe. यानी दुनिया को टेंशन में डालकर चीन ने मास्क बेचना शुरू कर दिया, अपनी इकॉनमी बढ़ानी शुरू कर दी। सब कुछ चीन की वजह से हुआ। लेकिन अब कोरोना की दवा भी चीन बना रहा है, पीपीई भी चीन दे रहा है, पैसा भी चीन को मिल रहा है और शी जिनपिंग आराम फरमा रहे हैं। ऐसा क्यों है और कैसे है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखनी होंगी। कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला, लेकिन इन दिनों वुहान में सब कुछ सामान्य हो चुका है। सड़कों पर साइकिल चल रही है, ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, बैरिकेडिंग्स हटाए जा रहे हैं, स्टेशन पर भीड़ लगी है, सब्जियों के बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। चाइनीज वुहान वायरस ने भले ही दुनिया में लाखों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन वुहान में जॉब फेयर लगा है। नौकरी के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कोरोना की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में चक्का जाम है, लॉकडाउन के हालात हैं, लेकिन चीन के वुहान में टैक्सी सर पर दौड़ रही है। और पूरी दुनिया से कोरोना का राज छिपाकर चीन के राष्ट्रपति चाय के बागान में फोटो शूट करवा रहे हैं, स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। रही बात इकोनॉमी की, तो कोरोना की वजह से मजबूर हुए देश मदद के लिए चीन के भरोसे बैठे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर विशेषज्ञ और सलाह चीन सबकी सप्लाई कर रहा है। विश्लेषक इसे भले ही कहानी बदलने की चीन की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सच यह है कि इससे चीन की जेब भर रही है।
इस बीच चीन को अगर यह लग रहा है कि दुनिया को कोरोना से ग्रस्त करके खुद उसके यहां सब कुछ शांत हो गया है, ऐसा भी नहीं है। यह वुहान में रहने वाला 52 साल का शख्स है जिसे फरवरी 2020 से ही सीने में तकलीफ हो रही थी। शुरुआत में इस शख्स का 3 बार कोरोना टेस्ट हुआ और तीनों ही बार नेगेटिव आया, लेकिन बाद में जब दोबारा जांच किया गया तो यह पता चला कि यह शख्स भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ चुका है। यानी वुहान की जो अच्छी तस्वीरें इस वक्त दुनिया को दिखाई जा रही हैं, उसमें भी कोरोना के सच को दबाया ही जा रहा है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि चीन ने अपनी चाल में अब पाकिस्तान को भी फंसा लिया है, क्योंकि कोरोना काल में इमरान का देश बन गया है चीन का डेडली लैब। ऐसा लगता है जैसे चीन के लिए पाकिस्तान गिनी पिग बन चुका है, यानी वो मुल्क जहां चीन कोरोना के वैक्सीन की टेस्टिंग करेगा। जाहिर है अगर टेस्ट कामयाब रहा तो वाहवाही चीन की होगी, लेकिन इसका खतरा उठाएगी पाकिस्तान की आवाम। लेकिन इमरान को इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का टीवी चैनल दावा कर रहा है कि चीन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन इजाद कर ली है और वैक्सीन के टेस्ट के लिए चुना है पाकिस्तान के लोगों को। दुनिया को जब यह पता चला कि कोरोना का इलाज चीन ने ढूंढा तो हर किसी ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन जैसे ही टेस्टिंग लोकेशन का पता पाकिस्तान के नाम दर्ज हुआ, वैसे ही लग गया कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि चीन को अपनी वैक्सीन पर अगर ठीक भरोसा भी होता तो चीन इसे अपने लोगों पर पहले परखता। पूरी दुनिया में वैक्सीन टेस्ट को लेकर बहुत वक्त लिया जाता है। दुनिया भर के साइंसदानों के बीच बातें होती हैं, रणनीति बनती है और फिर सालों की रणनीति के बाद इस तरह की वैक्सीन टेस्ट की इजाजत दी जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन की जल्दबाजी पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है और इस टेस्ट के फेल होने के नतीजे क्या होंगे, ये सोच कर भी डर लगता है। परसों से रमजान का महीना शुरू हो सकता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन रमजान कमेटी की मीटिंग हो रही है। रमजान के पाक महीने में किसी भी तरह कोई अनहोनी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना के बीच में किसी तरह की अफवाह ना फैले और कैसे रमजान मनाना है, ये खुद मौलाना समझा रहे हैं। सभी हजरात अपने अपने घरों में नमाज, तरावीह और इबादत का एहतमाम करें। जितने अपने घरों के अंदर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इतना ही ज्यादा हम इस बीमारी से बचेंगे, खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी हम इस बीमारी से बचाएंगे। जो जहां है वहीं रहे, बाहर का आदमी अंदर शहर में ना आए और शहर का आदमी बाहर ना जाए। कोरोना के बीच रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में क्या करना है, कैसे करना है, नमाज कहां अदा करनी है, तरावीह कैसे पढ़नी है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब खुद मौलाना दे रहे हैं। कोई किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। जो मौलाना कह रहे हैं उनको गौर से सुनिए। मोहम्मद इमामुद्दीन, इमाम हौज रानी छोटी मस्जिद, ये ऐलान करता हूं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए ये बीमारी जो कोरोना फैली हुई है, इसमें सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सभी हजरात अपने अपने घरों में नमाज, तरावीह और इबादत का एहतमाम करें। 25 अप्रैल से रोजा शुरू हो सकता है, जिसके लिए दिल्ली में मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। मुस्लिमों को बताया जा रहा है कि घरों से ही इबादत करें, देश की सुरक्षा के लिए दुआ करें। मस्जिदें पूरी तरह से बंद रहेंगी। मस्जिदों के आसपास आने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि मस्जिदें अंदर से लॉक रहेंगी। बात एकदम साफ है, घरों में रहिए, अपने और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। जैसा कि आप सभी हजरात को पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है चंद दिनों के बाद, लिहाजा उसके अंदर जो मखसूस इबादतें हैं, मसलन तरावीह का पढ़ना, रोज़ा है और अपने जिक्र तिलावत है, ये सारी की सारी इबादतें अपने घरों के अंदर अदा करें। यह हमारे बड़े उलमा इकराम की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से भी है, और ख़ास तौर से मैं हमारे मौलाना SHO साहब की तरफ से भी मैं ऐलान करता हूँ कि उनकी तरफ से भी बात है कि अपने घरों के अंदर जो है अपनी इबादतें अदा करें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप हजरात को रोज़े का ऐलान
और इफ्तार का ऐलान और ख़त्म का ऐलान, इस तरीके से जो ऐलान मस्जिद से होते रहेंगे। बाकी आप अपनी इबादतें घरों का अंदर ही अदा करें, मस्जिद का अंदर आने की कोशिश ना करें, ये सख्ती के साथ मना है। हम भी जो है मस्जिद के अंदर लोग लगा देते हैं, इसलिए आप हजरात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि आप इस अमल को, इस ऐलान को जो है बहुत अहमियत देंगे और अपने घरों के अंदर जो है खास तौर से इबादत करेंगे इंशाल्लाह। अपने मुल्क के लिए भी जो है दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क को तबाही बर्बादी से बचाए और सारे इंसानियत को अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए। चूँकि हुकूमत जो कानून बनाती है, जो ये इस तरह से जो सख्ती है बाहर निकलने की, वो हमारे ही फायदे के लिए है। ऐसा नहीं कि उनका अपना, बल्कि हमारा अपना जाती फायदा है कि हम जितने अपने घरों के अंदर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इतना ही ज्यादा हम इस बीमारी से बचेंगे, खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी हम इस बीमारी से बचाएंगे। उलाघारों ने जो है इस तरीके से फॉलो नहीं किया, खुद निकले तो उसमें हमारे साथ साथ बहुत कितने लोग जो है इस बीमारी के अंदर मुब्तला होंगे। इसलिए जो है आप हजरात इस ऐलान को अहमियत देंगे। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है मुस्लिम समाज को कोरोना से कोई खतरा नहीं है। ऐसी खतरनाक अफवाह किसी की जान की दुश्मन न बन जाए, इसके लिए बाकायदा मौलाना हदीस का जिक्र करते हुए मस्जिदों से लोगों को समझा रहे हैं। हदीस पाक में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दफे वबा बीमारी हो गई थी, तो आपने फरमाया कि जो जहां है वहीं रहे, बाहर का आदमी अंदर शहर में ना आए और शहर का आदमी बाहर ना जाए। क्योंकि हदीस पाक में भी है, इसलिए जो है हम सब इंशाअल्लाह इसका जो है इस पर अमल करेंगे। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और सारी इंसानियत को अल्लाह पाक तबाही बर्बादी से हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कई इस्लामिक देशों में लॉकडाउन है, मस्जिदों में आना मना है, घरों से नमाज अदा करने के लिए कहा जा रहा है। दुबई में नमाज के लिए लोगों का इकट्ठा होना मना है, खाना बांटना या किसी से लेना मना है, मास्क पहनना अनिवार्य है। इंडोनेशिया ने लोगों के ईद में यात्रा करने पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण किसी को भी कभी भी हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच इमरान सरकार ने मौलानाओं के सामने सरेंडर कर दिया है। दुनिया का हर देश लॉकडाउन बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच मस्जिदों को खोल दिया गया है, दुकानें भी खुल रही हैं, लोगों के बाहर निकलने पर भी ढील दे दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स को खुद अपील करनी पड़ी, घरों में रहिए तभी सुरक्षित रहेंगे।